दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र पार्ट 5 हम लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक अर्थशास्त्र का वीडियो चैप्टर 1 का हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप सब वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टॉपिक हमने लिख दिया है और इन्हीं के बारे में समझेंगे। क्लास 10th का ये सब टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम समझना है यूपीआई के बारे में, या कि यूपीआई क्या होता है। तो सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जान लेते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। और ये दोस्तों जो होता है यूपीआई, ये एक डिजिटल पेमेंट होता है, ठीक है, मोबाइल द्वारा। और ये मोबाइल द्वारा होता है और ये आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। उसी के सहारे हम लोग कितना भी दूर कोई व्यक्ति कहीं ना स्थित हो, उसके मोबाइल नंबर से उसके खाते में हम पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को यूपीआई कहा जाता है। तो वहीं पर कुछ भाषा में ये लिखा गया है, समझेंगे हम लोग यहाँ पर, कि डिजिटल भुगतान का एक ऐसा तरीका है, मतलब यूपीआई जो है डिजिटल भुगतान का एक ऐसा तरीका है जो मोबाइल के माध्यम से आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। इसे आप सुरक्षित तरीके से अपने बिलों का भुगतान एवं फंड ट्रांसफर कर सकते हो, उसे हम यूपीआई कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये डिजिटल पेमेंट होता है, यानी डिजिटल भुगतान होता है और यह आपके मोबाइल से जुड़ा होता है और मोबाइल के जरिए आपके बैंक खाते से भी जुड़ा होता है। और इसी से हम लोग किसी भी व्यक्ति के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई फंड हो, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, यूपीआई कहेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखा गया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है 2027 के, तो उसको आप लोग को याद करना जरूरी, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पर जो है टॉपिक, राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे। राष्ट्रीय मतलब देश का इनकम, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु हमारे देश में वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और उसका कुल योग रुपया पैसा में अगर एक साल में करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। जो भी हमारे देश में वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसका रुपया पैसा में जोड़ देंगे, ठीक है, और उसका एक साल में कितना उत्पादन हो रहा है और उसी को अगर रुपया पैसा में योग करेंगे तो वही कहलाएगा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, किसी देश के एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, यानी कि रुपया पैसा का मूल्य, ठीक है, के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी अपने देश में एक वर्ष के समय में, ठीक है, किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है और उसका हम लोग मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, कि रुपया पैसा में उसको निकाल लेंगे कि कितना हो रहा है, उसको उत्पादन हो रहा है, और उसका पूरा अगर योग करेंगे एक वर्ष में तो वही कहलाएगा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल इनकम भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक इसको डाउट नहीं होगा। यहाँ पर एक और पे मतलब कि नोट्स लिखा गया है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। अगर किसी देश को, ठीक है, विकसित या अविकसित देखना है कि कौन सा देश कितना विकसित है, तो उस देश का राष्ट्रीय आय हम लोग देख लेंगे। अगर राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा, ठीक है, तो देश का कहलाएगा विकसित या अविकसित, उससे समझ सकते हैं। तो यहीं पर वही लिखा गया है, अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख सूचक किसे माना जाता है, तो राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। यानी कि आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक किसे माना जाता है, तो राष्ट्रीय आय को माना जाता है। किसे माना जाता है, राष्ट्रीय आय को माना जाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय आय अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय जो होता है आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है, ठीक है। यहां तक आप सभी से पूछा जाएगा, तो आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बता देंगे और आप लोग समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक विकसित देश पूछा गया कि विकसित देश किसे कहेंगे। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम विकसित देश कहते हैं। तो वहाँ पर वही लिखा गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। यानी कि अगर विकसित और अविकसित पहचानना है, तो अगर उस देश का राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उसे हम विकसित देश कहेंगे। और जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे कम है, यानी कि कम माना जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अविकसित देश कहेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया दूसरा टॉपिक है अविकसित देश है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कम होता है उसे अविकसित देश कहा जाता है।
तो ठीक है, आप लोगों को विकसित और अविकसित देश समझ में आ चुका होगा किसे कहते हैं। अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वो विकसित देश होगा, अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय कम है तो वो अविकसित देश कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें यहां पर समझना है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो समझिए पहले इसको कि अगर आप सभी के घर का इनकम एक साल में अगर 50,000 है, ठीक है, और आपके घर में टोटल 50 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 50 लोग रहते हैं, और एक साल में आपके घर का इनकम है 50,000, तो टोटल इनकम को टोटल व्यक्ति से अगर भाग देंगे तो ही निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो यहां से कट के दोस्तों कितना आएगा, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1000। कितना आएगा? 1000। यानी कि आपके घर का जो इनकम है प्रति व्यक्ति आय है, अगर 50 लोग है तो एक व्यक्ति का जो इनकम है वो 1000 रुपया है। कितना हजार रुपया है? 1000 रुपया है। तो ये हमने कैसे निकाला, तो टोटल इनकम को, यानी कि आपके घर का जो टोटल इनकम था उससे हमने टोटल जनसंख्या को भाग दे दिया। यानी कि आपके घर का एक वर्ष का जो इनकम था कितना था? 50,000 था। आपके घर में टोटल लोगों की संख्या कितनी थी? 50 थी, और हमने उससे भाग दिया तो ये 1000 आया। यही क्या कहलाएगा? पर कैपिटा इनकम कहलाएगा। इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में पीसीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीआई कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम का बात यही लिखा गया है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का, कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो हमने ये माना कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय इनकम है। कितना है? नेशनल इनकम है। हमारे देश में मान लेते हैं कि टोटल 50 लोग रहते हैं, तो जब हम इससे भाग दे तो भागफल कितना है दोस्तों? 1000 आया। तो ये क्या कहलाएगा? जो 1000 जो भागफल आया है यही राष्ट्रीय यानी कि प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो इसका परिभाषा आप लोग याद रखना है कि यदि किसी देश के, ठीक है, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम पर व्यक्ति आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, तो जो भागफल आएगा पूरे राष्ट्रीय आय को, ठीक है, कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भी भागफल आएगा उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। ये फॉर्मूला के रूप में इसको पूछ देता है। और आप लोगों से यही पूछ देता है कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को बता देना है कि प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो जो ही भागफल आएगा वही हो जाएगा पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी कुछ आंकड़ा लिखा गया है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे यही बात कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। कैसे आय होती है? औसत आय होती है। यानी कि हमारे देश में जितने सारे लोग रहते हैं वो प्रति व्यक्ति क्या बताता है, तो उसका औसत आय मतलब कि औसत आय बताता है। यानी कि हमारे देश में लगभग सभी देशवासी जो है वो लगभग 1000 रुपया कमाते हैं। ये हम मान करके आप लोगों को बता रहे हैं कि मान लीजिए कि 50,000 टोटल राष्ट्रीय इनकम है, 50 लोग रहते हैं और ये 1000 रुपया है। यानी कि इससे कोई कम भी कमाता होगा, कोई बेसी भी कमाता होगा, लेकिन एवरेज जो आय है वो प्रति व्यक्ति आय कितना होता होगा? 1000 रुपया। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। पर आय छूट गया है, औसत आय होती है, औसत आय होती है। ठीक है, यहां तक अब क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा गया है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सूचकांक माना गया है। यानी कि आर्थिक विकास यानी कि अपना देश कितना विकसित है, ठीक है, अगर उसको मानना है, अगर उसको माप करना है यानी कि लेखा जोखा करना है तो प्रति व्यक्ति आय को सूचकांक माना जाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय से भी हम अपने देश में कौन सा देश कितना विकसित है अपने हम प्रति व्यक्ति आय से भी उसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश कितना विकसित है, और राष्ट्रीय आय से भी विकसित और अविकसित देश का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यही बात कहा गया है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सूचकांक माना जाता है। ठीक है, चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर जो है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार यानी कि 2006 में उसने जारी किया था, और उसी के अनुसार यहां पर कुछ 2 पॉइंट लिखा गया है। तो इसको आइए समझते हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय
4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश कहा जाता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों के प्रति व्यक्ति आय अगर 4,53,000 प्रति वर्ष है या इससे अधिक है तो उस देश को विकसित देश की श्रेणी में रखा गया है। किसके अनुसार? विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम अगर 4,53,000 प्रति वर्ष है, यानी कि अगर कोई देश का पीसीआई इनके पर कैपिटा इनकम में एक वर्ष में अगर 4,53,000 रुपया है 2006 के अनुसार, तो वो देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। ठीक है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया, ठीक है, प्रति वर्ष है, तो उसे हम लोग निम्न आय वाला देश या फिर अविकसित देश का विकासशील देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासशील देश कहा जाता है। तो किसके अनुसार? विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया प्रति वर्ष या इससे कम है तो उसे निम्न आय वाले देश के श्रेणी में रखा गया है या फिर उसे हम लोग विकासशील देश कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिस देश का राष्ट्रीय आय 4,53,000 या इससे अधिक है वो कौन से श्रेणी में आता है? तो विकसित देश की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसे कौन सा देश कहा जाता है? तो उसे विकसित देश कहा जाता है। फिर पूछा जाएगा कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देश का राष्ट्रीय आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है वो कौन सा देश कहलाता है? तो उसे निम्न आय वाला देश कहेंगे या फिर विकासशील देश कहेंगे। क्या कहेंगे? विकासशील देश कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए और आंकड़ा है कि जो 2004 में भारत का पर कैपिटा इनकम जो था वो 28,000 रुपया था। कितना हजार रुपया था? 28,000 रुपया था। ठीक है, इसलिए भारत को निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? निम्न आय वाला देश कहा जाता है। ठीक है। और फिर देखिए हमने मतलब कि करंट अभी कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया है तो उससे हमने लिख भी दिया है। देखिए 2022 से 23 में भारत का जो पर कैपिटा इनकम था वो दोस्तों 1,72,000 से 1,97,000 रुपया तक पहुंचा था। ठीक है, कब से कब तक? तो 2022 से 23 में भारत का पर कैपिटा इनकम यानी कि भारत ने प्रति व्यक्ति लोगों की आय एक वर्ष में कितना था? तो 1,72,000 से 1,97,000 रुपया तक पहुंचा था। ठीक है, अब आते हैं कि 2024 से 25 में भारत का जो पर कैपिटा इनकम था वो लगभग 2,05,000 रुपये तक पहुंचा है। कितना तक पहुंचा है? यानी कि हमारे देश में एक साल में प्रत्येक व्यक्ति 2,05,000 रुपया तक लगभग कमाते हैं हमारे देश में एक साल में। ये ऐसा माना गया है, यानी कि आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, कब से कब तक? तो 2024 से 2025 तक का ये आंकड़ा दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।